नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ईपीएफओ या हाई पेंशन का मामला और हालिया कानून न्यायिक घटनाक्रम। इस मुद्दे ने देश भर के पेंशनर्स को लंबे समय से परेशान किया हुआ था। अब हाल में सुप्रीम कोर्ट और कई राज्य स्तरीय हाई कोर्टों ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसले दिए हैं। पर सवाल यह है कि ईपीएफओ अभी भी उन फैसलों का पालन क्यों नहीं कर रहा और आगे क्या उम्मीद रखें, कब मिलेगा पूरा पेंशन तथा केंद्र की क्या नीति राय है। यह सारी बातें आज हम विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। लंबे समय से संगठित क्षेत्र के कई कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स यह मांग करते रहे कि उन्हें हायर पेंशन मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन बेहद कम है और जीवन यापन के हिसाब से वह पर्याप्त नहीं है। पेंशनर्स की मांगों में मुख्य रूप से शामिल था मूल पेंशन को बढ़ाकर लगभग 7,500 से 8,000 रुपये प्रतिमाह रखा जाए। मौजूदा बहुत कम राशि से बढ़ाना आवश्यक है। पेंशन पर डीए यानी डेरिवेशन या महंगाई भत्ता जोड़ा जाए और पेंशन के साथ मुफ्त चिकित्सा यानी मेडिकल कवर जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। यह मांगे सालों से उठती रही। आंदोलन हुए, सड़क पर आवाज उठती रही और न्याय व्यवस्था में भी यह मामला पहुंचा। अब आइए न्यायिक प्रक्रिया और फैसलों को देखें। हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहा गया। कई राज्य स्तरीय हाई कोर्टों ने पेंशनर्स के पक्ष में निर्णय दिए। खासकर केरल हाई कोर्ट की 2018 की बेंच ने उस समय ईपीएफओ द्वारा 1 सितंबर 2014 से किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया था। यानी हाई कोर्ट ने कहा कि ईपीएफओ के उन नियमों में कुछ त्रुटिपूर्ण परिवर्तन थे और उन्हें रोका जाना चाहिए। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। लगभग 70 याचिकाएं जो हाई पेंशन, हायर पेंशन और संबंधित मुद्दों से जुड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीश बेंच ने ईपीएफओ की यह दलील खारिज कर दी कि हायर पेंशन लागू करने पर 15 लाख करोड़ का बोझ आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कानून या नियम पेंशनर्स को हक देते हैं तो उन्हें वह पेंशन मिलनी चाहिए और आर्थिक दलील केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती कि खर्च ज्यादा आएगा। इससे स्पष्ट संदेश गया कि न्यायपालिका पेंशनर्स के हक के पक्ष में है। नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्टों ने पेंशनर्स के अधिकारों को वैधिक माना, यानी न्यायिक निर्णय पेंशनर्स के अनुकूल आए। यह निर्णय यह संकेत भी देता है कि प्रशासन को अपनी पॉलिसी दृष्टि बदलनी होगी और न्यायालय के आदेशों का पालन करना होगा। अब आइए ईपीएफओ का रुख। क्यों हो रहे हैं विलंब और आपत्तियां? अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ईपीएफओ धीरे धीरे क्यों आगे बढ़ रहा है या क्यों पूरी तरह से पेंशन बढ़ाकर नहीं दे रहा। ईपीएफओ की तरफ से दी गई प्रमुख दलील रही कि यदि हायर पेंशन लागू किया गया तो खपत और कर्ज संबंधी गणना से सार्वजनिक कोष पर भारी आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। ईपीएफओ ने अनुमानित लागत की बात कोर्ट में उठाई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन आंकड़ों को पर्याप्त नहीं माना और दलीलों को खारिज कर दिया। दूसरा कारण प्रशासनिक और लॉजिस्टिक है। ईपीएफओ का तर्क रहा कि बड़े पैमाने पर पेंशन बढ़ाने के लिए आकलन, बैंकिंग कनेक्टिविटी, भुगतान मॉडल और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी और इसलिए उन्होंने कुछ प्रस्तावित चरणबद्ध मॉडलों की बात की। लेकिन यह भी सच है कि लंबी देरी और अस्पष्टता से पेंशनर्स में असंतोष बढ़ा। आंदोलन तेज हुए और न्यायालय में भी कड़ी सुनवाई हुई। आंदोलन, पेंशनर्स की प्रतिक्रिया और नेतृत्व। पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारी सड़कों पर आवाज उठाते रहे। कई तरह के विरोध, प्रदर्शन और आंदोलन हुए। कुछ आंदोलन बहुत ही भावनात्मक और दृढ़ रहे।
आम लोगों द्वारा भूख हड़तालें, धरने और कुछ मामलों में अत्यधिक साहसिक कदम भी उठाए गए। इसी आंदोलन में कुछ लीडर्स जैसे कमांडर अशोक राउत की भूमिका प्रखर रही। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, फिर छोड़ा गया। उनका नेतृत्व आंदोलनों में मिसाल बना। कई पेंशनर्स ने इतना दबाव दिखाया कि संसद तक मुद्दा गया और विपक्षी दलों ने इसे उठाया। लोकसभा और राज्यसभाओं में सवाल उठे। केंद्रीय मंत्रियों से जवाब मांगा गया। पेंशनर्स के संघर्ष ने पॉलिटिकल फोर्सेस को भी इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। यह सभी घटनाएं बताती हैं कि आंदोलन सिर्फ दिखावा नहीं था। यह वास्तविक दबाव बनकर प्रशासन और न्यायिक प्रक्रियाओं पर असर डाल रहा था। गवर्नमेंट और ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित मॉडल 3 चरण योजना केंद्र और ईपीएफओ ने आंदोलन और न्यायिक दावों को देखते हुए कुछ समायोजित प्रस्ताव सार्वजनिक किए, जिन्हें आमतौर पर चरणबद्ध या फेजर मॉडल कहा गया। इस मॉडल के प्रमुख बिंदु थे: 1, तुरंत कुछ राशि बढ़ाकर न्यूनतम पेंशन पर राहत देना। उदाहरण के तौर पर शुरुआती चरण में कुछ हद तक पेंशन बढ़ा दी जाए, मान लीजिए 3,000 से 5,000 रुपए तक, ताकि तत्काल राहत मिले। 2, मध्यावधि में पेंशन को और ऊपर बढ़ाना, डीए को शामिल करना और चिकित्सा कवरेज का प्रारंभिक प्रावधान। 3, अंतिम चरण में पूरा समायोजन और लक्षित न्यूनतम पेंशन जैसे 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा लागू करना। यह वह फाइनल टारगेट था जो आंदोलनकारी मांग रहे थे। इसके साथ ही राज्य केंद्र स्तर पर आय आधारित और डीए लिंक्ड मॉडल की बातें की गई, ताकि पेंशनर्स को महंगाई समायोजित मिले और वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे। यह मॉडल अप्रोच इसलिए लाई गई ताकि एक साथ भारी बजटीय दबाव ना पड़े और चरणबद्ध तरीके से लागू हो। केरल हाई कोर्ट का रोल और सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई। जैसा कि पहले बताया गया, केरल हाई कोर्ट के फैसले ने ईपीएफओ के 2014 के संशोधनों को निरस्त कर दिया था। ईपीएफओ ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश मामलों में पेंशनर्स के पक्ष में रुख अपनाया और ईपीएफओ की कॉस्ट दलीलों को खारिज कर दिया। विशेष रूप से 2016 से 2019 के भीतर आरसी गुप्ता के केस और उससे जुड़े निर्णयों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हायर पेंशन का अधिकार है और अगर कानून या नियम के मुताबिक यह दिया जाना चाहिए तो उसे लागू करना चाहिए। इस न्यायिक रुख की वजह से ईपीएफओ के पास कानूनी बाध्यता बढ़ गई कि वे अपने नियमों का पुनर्मूल्यांकन करें और जिन लोगों के हकों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्यायिक आदेश के अनुरूप भुगतान और संशोधन करना पड़ेगा। वास्तविक प्रभाव पेंशन कितनी बढ़ सकती है? कई रिपोर्टों में कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पूरे पैमाने पर लागू हुए तो मौजूदा पेंशन कई गुना बढ़ सकती है। कुछ आकलनों में यह भी दिखा कि यह मौजूदा पेंशन से कई गुण बढ़कर 20 से 300 तक पहुंच सकती है। यानी कई स्थितियों में यह बहुत अधिक बढ़ोतरी दिखती है। इसलिए ईपीएफओ की दलील कि इसका पूरा भार 15 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, इसी प्रकार की चिंताएं थी। मगर न्यायालय ने कहा, आर्थिक भार का हवाला देकर हक ना रोका जाए। यदि हक है तो उन्हें दिया ही जाना चाहिए। सच यही है कि चरणब तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो एंड तक देखने के लिए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारियों का धन्यवाद, शुक्रिया।